हाँ जी नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम घर पर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी के साथ हम आज के सामने लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित का बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज 1.3 से एक प्रश्न आता है, 110% आता है। और प्रश्न ये कहता है कि सिद्ध कीजिए √2a का परमेशन क्या है। इसे √2 में या √2 की जगह पर √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। और हमें सिद्ध करके ये दिखाना है कि ये एक अपरमेय संख्या है। तो इसके अपोजिट में हमें ये समझना पड़ेगा पहले कि परमेय संख्याएं किन्हें कहती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परमेय संख्या क्या है। तो समझ लेते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परमेय संख्या क्या होती है। तो हमने कक्षा 9 में एक चैप्टर आता है सबसे पहला, और उसमें पढ़ा होगा कि परमेय संख्या किन्हें कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं हम? P/Q में। लेकिन एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 हो जाएगा, बोले तो डिनोमिनेटर बोले तो हर का मान अगर 0 हो जाएगा तो वो संख्या परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। हमें सिद्ध ये करना है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो मान लेते हैं इसके अपोजिट में मानना पड़ेगा हमें कि माना √2 एक परमेय संख्या है। हमने क्या माना है सोनू? माना √2 एक परमेय संख्या है। क्या माना है? परमेय संख्या है। और परमेय संख्या की कंडीशन ये होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यही तो बताया हमने, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। और साथ ही साथ P और Q वे नंबर है, P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं। कैसी है? सहभाज्य संख्याएं हैं। इनका मतलब ये है कि इनका जो HCF होगा वो कितना होना चाहिए? केवल 1 होना चाहिए। HCF तो जानते ही होंगे, मात्रा कितना होना चाहिए? केवल 1 होना चाहिए। अब हमने मान लिया है कि √2 एक परमेय संख्या है जिसको हमने P/Q के रूप में लिखा, तो कैंची वाला गुणा कर देंगे। तो P एकम P और √2 का गुणा हो जाएगा आपका Q से। तो ये हो जाएगा आपका √2Q। कितना हो जाएगा? √2Q। और इसको नाम दे देंगे हम सपोजिट। अभी नहीं, चलिए इसकी ओर कह दें हम। तो आगे क्या कर रहे हैं? आगे कर रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या दोनों ओर का वर्ग करने पर। क्या कर रहे हैं? दोनों ओर का वर्ग करने पर। तो देखो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P का वर्ग, इधर करेंगे √2Q का वर्ग, और जैसे Q का वर्ग खोलेंगे हम, √2 का वर्ग कर देंगे तो 2 आएगा। ये आप जानते ही हैं, कभी भी स्क्वायर पे रूट लगा होता है या रूट पे स्क्वायर लगाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, कट जाता है। आगे देख रहे हैं Q का जो स्क्वायर होता है वो ये होता है। ठीक, अब हम ध्यान से समझेंगे, मेरी बात को जरा ध्यान से समझते रहना। मैंने सबसे पहले इसके एक अवधारणा के अनुसार या एक विचारधारा के अनुसार अपने आप में माना है √2 एक परमेय संख्या है। क्या माना? √2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या को बोले तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका Q क्या नहीं होना चाहिए? 0। P तथा Q मेरी ऐसी संख्याएं हैं, P तथा Q एक ऐसी सहभाज्य संख्या है जिनका मात्रा केवल 1 हो। ठीक है ना? इसके कैंची वाला गुणा करके मैंने P एकम P कर लिया, √2 का गुणा Q से कर दिया, अब दोनों ओर का वर्ग कर दिया। तो वर्ग करने पर आपका ये बन गया। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये 2 गुणा में इधर भाग में जाएंगे, और ये किसको काट रहे होंगे पता है? P² को। तो लिखेंगे 2P² को विभाजित करता है, 2P² को विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है? P² को विभाजित करता है। तो P को भी विभाजित करेगा। किसको? P को भी विभाजित करेगा। अब विभाजित करेगा भाई, क्यों? बता दें कैसे विभाजित करेगा, समझ लीजिए ध्यान से। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने कहा कोई संख्या 2 मानी आपने, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। 4 अगर 2 से कट रहा है तो क्या 2 से नहीं कटेगा? यस सर। यही तो बात मैंने बताई है, यदि 2 से कट रहा है तो 2 का वर्ग भी 2 से ही कटेगा। ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 की जगह पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं और उससे काट के देख भी सकते हैं आसानी से। अब मैंने लिखा 2P² को विभाजित करता है तो P को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना? अब माना जाएगा, माना आप Q की जगह पे या P की जगह पे मान लो P बराबर 2R। मैंने क्या मान लिया? P बराबर 2R। क्या मान लिया मैंने? P बराबर 2R। आप देखो भाई मेरी, अब लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर। क्या कर दिया मैंने? दोनों ओर का वर्ग करने पर। कर दिया भाई वर्ग? कर दीजिए।
वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2 आर का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 2 दूनी 4 आर का होल स्क्वायर। और समीकरण नंबर 2 कौन सा हो गया? समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। आगे देखें, अब हम करेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखिए क्या है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुलना करने का मतलब क्या है, किसी भी समीकरण के किन्हीं दो समीकरणों के कोई दो पक्ष बराबर हों, कहने का मतलब इसका भी लेफ्ट और इसका भी लेफ्ट पी स्क्वायर है, मतलब दोनों ही इक्वल हैं, तो दोनों समीकरणों के जो दो शेष बचे पक्ष हैं, इधर वाला LHS और इधर वाला RHS और इधर वाला RHS, दोनों इक्वल होंगे, दोनों बराबर बराबर होंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस सर। ध्यान से समझना। समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा आपका 2q स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। जब किसी समीकरणों के कोई दो समीकरण हो, उनके दो पक्ष बराबर होते हैं, तो बचे हुए दो पक्ष भी आपस में बराबर होते हैं। तो 2q स्क्वायर बराबर होगा किसके? 4r स्क्वायर के। ये दो गुणा में इधर जाएंगे तो भाग में 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऐसे ही कट रहा है, दिख रहा है ना। हाँ। तो इधर बचा क्या आपका q स्क्वायर, इधर हो गया आपका 2r स्क्वायर। जिस प्रकार आपने 2 से p काटा था, यहाँ पे देखो 2 से क्या काटा था? p स्क्वायर को। इसी प्रकार 2 से कौन कट रहा है इधर? q स्क्वायर। तो जो बात आपने यहाँ p स्क्वायर के शब्दों में लिखी और जहाँ लिखी जाएगी q के में, किस में लिखी जाएगी? q। तो लिख दे यहाँ पे 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है। किसको विभाजित कर रहा है? q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो q को भी विभाजित करेगा। q को भी विभाजित करेगा। जो बात मैंने पहले बताई थी आपको, जैसे 2 को विभाजित कर रहा था तो 2 स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 को भी तो विभाजित करेगा। तो यही बात मैंने पहले भी बताई और यही मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब ये 2 q को भी काट रहा है और p को भी काट रहा है। कोई भी संख्या जब दो संख्याओं को काट रही होती है, इसका मतलब वो उसका HCF होती है। कितना होती है? मासा होती है। क्या होती है? मासा। और मासा आना कितना चाहिए था हमारी अवधारणा अनुसार? 1। और यहाँ कितना मिल गया? 2। किसी संख्या का मासा अगर 1 से ज्यादा मिल जाए, वो संख्या परमेय संख्या नहीं होती है। ये हमने पहली विचारधारा के अनुसार मान लिया है। तो हम कह सकते हैं P, Q का जो HCF है, किसका? P, Q का जो HCF है वो कितना आ गया आपका? 2, क्योंकि P भी 2 से कट रहा है और Q भी 2 से कट रहा है। तो हमारी विचारधारा या अवधारणा के अनुसार, हमारी अवधारणा के अनुसार लिख देना। हमारी अवधारणा के अनुसार ज्ञात होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। कैसी है? अपरमेय। √2 एक अपरमेय संख्या है। अब कारण आपको पता ही है अपरमेय क्यों है, क्योंकि दोनों का जो HCF है वो कितना मिल गया आपको? 2 मिल गया। ठीक है ना। अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा से फिर से रिपीट कर लेते हैं। सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए √2 एक परमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना √2 एक परमेय संख्या है। उल्टा मान लेते हैं इसका। क्या कर लेते हैं? उल्टा मान लेंगे। तो परमेय जब आप मान लेंगे तो जिसको p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका q क्या नहीं होना चाहिए मेरे भाई? 0। p तथा q सहभाज्य संख्या है जिनका HCF केवल 1 होना चाहिए। अब p बट्टा q के रूप में लिखे हुए हैं तो इसका गुणा कर लेंगे। p का एकम p से हो जाएगा, 2 का √2 का q से होगा तो √2q हो जाएगा। दोनों ओर का वर्ग करने पर वर्ग कर रहे हैं तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूनी 2 का जब √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब ये तो गुणा में जो भाग में जाएंगे, मतलब p स्क्वायर को काट रहे होंगे, तो यही बात लिखी हुई है। 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करेगा। अब मैंने माना p बराबर 2r। मैंने कितना मान लिया? p बराबर 2r। अब p बराबर 2r मान के भी मैंने दोनों ओर का वर्ग कर दिया। अब p का वर्ग p होता है, 2 का वर्ग होता है 2 दूनी 4, r का वर्ग होता है r स्क्वायर। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं कभी भी किसी दो समीकरणों के कोई दो पक्ष आपस में बराबर हो तो बचे हुए दो पक्ष भी आपस में बराबर होते हैं। तो देखो p स्क्वायर बराबर दिख रहे हैं, तो बाकी के दो पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब 2q स्क्वायर बराबर होगा किसके?
4r² के, और 2 से 4 कट जाएंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, बचेगा q² बराबर 2r²। और मैं फिर वही बात लिख दूंगा जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, 2p² को विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करेगा। तो देखो मैंने लिखा है 2q² को विभाजित करता है तो q को भी विभाजित करेगा। बात समझ में आ रही है ना? आप सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि p और q का HCF हमें कितना मिल गया? 2, क्योंकि 2 से भी p कट रहा है और q भी कट रहा है 2 से। बात समझ रहे हो ना भाई? 2 कट रहा है, 2 से p भी कट रहा है और 2 से q भी कट रहा है। इसका मतलब दोनों का जो HCF है, मासा है, वो कितना आया? केवल 2। और आना कितना चाहिए था? 1। जो हमारी अवधारणा थी हमने पर में माना, उसका उल्टा ही तो मिल गया हमें। तो हमारी अवधारणा के अनुसार ज्ञात होता है कि √2a अपर में संख्या है। ये विरुद्ध में चला गया। अगर यहाँ HCF 1 मिल जाता तो बात ठीक थी, तो ये पर में संख्या होती, सॉरी अपर में संख्या होती। अगर ये हमें उल्टा मिल गया है तो इसको हम कह सकते हैं √2a अपर में संख्या है, क्योंकि दोनों का HCF कितना मिल गया आपको? 2। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे भी हम आपको बार बार लाते रहेंगे इस प्रकार की वीडियो। कक्षा 10 में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है। 110% आता है ऐसा क्वेश्चन, चाहे आप √2 की जगह पर √3 लिखा मिल जाए, चाहे 5 मिल जाए, उसी के अनुसार ये प्रश्न बनते हैं। और अगर